हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हमारा मैथमेटिक्स का अगला मॉक टेस्ट, शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शन। इन मॉक टेस्ट के माध्यम से केवल आप मॉक टेस्ट नहीं देते बल्कि आप शॉर्ट में कोर्स को रिवाइज भी करते हैं। आप ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं जिसका अभी तक डेट अनाउंस नहीं है। हम बात करें टीयर 1 एनटीपीसी, जो बच्चे बचे हुए हैं और जो बच्चे टीयर 2 में जाने वाले हैं। इवन मैं कहूं कि ये सारे रेलवे के एग्जाम्स को तो कवर करता ही करता है, साथ में अगर आप एसएससी का एग्जाम भी दे रहे हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा। दो अनाउंसमेंट मैं करना चाह रहा हूं। पहला, ध्यान दीजिएगा, देखो अगर हम बात करें ग्रुप डी, तो ग्रुप डी का डेट अभी अनाउंस नहीं है और एनटीपीसी टीयर 1 बहुत कम लोगों का है और टीयर 2 तो तब होगा जब टीयर 1 का रिजल्ट निकलेगा। जबकि अभी एसएससी का सीएचएसएल कुछ बचे हुए लोगों का, क्योंकि बीच में रुक गया था, और सीजीएल 13 अगस्त से अनाउंस्ड है ऑलरेडी। तो अपन क्या करते हैं आप सबके फायदे के लिए, देखिए मोर और लेस चीजें वही रहेंगी, केवल स्टैंडर्ड का फर्क आ जाता है। अपन अगले वीक से एक बार ये ग्रुप डी के लिए रोकते हैं इस काम को और इसको अपन कंटिन्यू करेंगे डेट्स अनाउंस होने के बाद, और अपन अगले वीक से लेकर आते हैं एसएससी की टेस्ट सीरीज। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं सारे बच्चों को वो भी अटेम्प्ट करना चाहिए, फायदा मिलेगा। बस केवल फर्क क्या होगा, उसका लेवल इससे काफी ज्यादा हाई रहेगा वो एसएससी के हिसाब से। देखो जो एग्जाम में आता है ना, मैं इसका 20% ज्यादा लेकर चलता हूं। यह पहला अनाउंसमेंट। दूसरा अनाउंसमेंट, हर संडे शाम 5 बजे जो आपको मोटिवेशन का सेशन मिलता है दूसरे चैनल पर, वो अब संडे मॉर्निंग मिला करेगा 10 o'clock सुबह। वो मॉर्निंग में क्यों? क्योंकि शाम को ज्यादातर लोग बिजी रहते हैं तो फिर ज्यादातर लोगों को उतना मजा नहीं आता, इसलिए उसका टाइमिंग चेंज किया गया। आज का काम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा सारे के सारे स्टूडेंट्स, मैं आपको यह रिक्वेस्ट करूंगा, हर प्रश्न में आपको 2 काम करने हैं। सुनो मेरी बात। पहला काम, प्रश्न देखते ही आप पॉज कीजिए और पॉज करके पहले खुद कीजिए, फिर वापस उसको देखिए कि कैसे हो रहा है। ना केवल आंसर आना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए। दूसरा काम, जो चैप्टर यहां आते जाएं, जो क्वेश्चन आते जाएं, अगर आपको उसको बारीकी में जाना है तो आपको मालूम है 472 सेशंस अवेलेबल हैं आपके YouTube चैनल पर। प्लेलिस्ट देख लीजिए, तो आप उनमें से देख लीजिए कि आपको कौन सा चैप्टर में कमजोरी है, कहां दिक्कत है, उनको देख लीजिएगा। बेस्ट तरीके से, दुनिया में जो सर्वोत्तम तरीके से सारी चीजें हो सकती है वो करवा रखी है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, 20 मेजों का क्रय मूल्य 30 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि अथवा लाभ प्रतिशत बताइए। 33 1/3% लॉस इसका आंसर होगा ए। कितनी देर लगेगी इसको करने में? लगेगी जिस बच्चे को नॉलेज है बस पढ़ना ही था केवल, और कुछ भी नहीं करना था। आपको मैंने इसमें जो सिखा रखा है चैप्टर में, जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया तो मैंने बताया था रूल ऑफ मिसमैच कर लीजिएगा। रूल ऑफ मिसमैच का मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में 2 ही तो चीज चाहिए। बेसिक बात करें तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस है। और मैंने आपको क्या सिखाया था, 20 का तो कॉस्ट प्राइस है और 30 का क्या है बताइए, सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो मैंने कहा था जो सीपी के साथ हो उसको एसपी बना लीजिएगा और जो एसपी के साथ हो उसको सीपी बना लीजिएगा। तो हमारे को सीपी और एसपी आ जाता है। और मैंने आज तक, मुझे याद नहीं है, लगभग सारी चीजें डिराइव करके बताई है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं परोसा। लॉजिक से, कंसेप्ट से पहले सिखाया, चाहे 15 मिनट लगा, फिर मैंने रिजल्ट दिए। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के सेशंस देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। डिफरेंस कितना है? 10 रुपए। 10 रुपया क्या है, कॉस्ट ज्यादा है, सेलिंग कम है, तो लॉस है। प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है? कॉस्ट पर होता है। 30 1/3, और आपको 1/2 से लेकर 1/16 तक की वैल्यूज पता होनी चाहिए। 1/8 भी पता होना चाहिए, 3/8 भी पता होना चाहिए, 1/11 भी पता होना चाहिए, 4/11 भी पता होना चाहिए। और ये सब काम हमने परसेंटेज में कर रखा है। फिर भी कुछ बच्चे, एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, देखो 3a बराबर अगर हम 4 भी देखते हैं कभी भी, ये मैंने आपको बैलेंसिंग में सिखा रखा है, तो a और b का अनुपात कभी भी 3 और 4 नहीं बल्कि 4 और क्या होता है, 3 होता है। ये रेशो का कंसेप्ट रहता है। तो ऐसे ही क्या है, सीपी
कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30। अब देखो एक एक क्वेश्चन की अगर डिटेल में चले गए ना तो ये फिर अब मन से होगा नहीं, 3-3 घंटे लग जाएंगे एक मॉक टेस्ट में, जो ना आपको अच्छा लगेगा ना मुझे अच्छा लगेगा। तो आपको उल्टा करना है, सीपी के साथ जो है वो एसपी बनेगा और जो एसपी के साथ है वो सीपी बनेगा। ज्यादा डिटेल्स में जाना है आप चैप्टर में जाइए, ये टाइप मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइएगा। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने से 125/64 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। 5/4 यानी कि 25%। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। कंपाउंड इंटरेस्ट वन ऑफ द माय फेवरेट चैप्टर्स, जिसमें मुझे मजा आता है, जहां कैलकुलेशन होती है, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो, कैलकुलेशंस हो, वहां थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता है। अब इधर देखिए, इसको मैंने करने का तरीका आपको बहुत आसान सा सिखा रखा है जब कंपाउंड सिखाया था। कैसे सिखाया था? 125/64 गुना हो जाता है। एक बात बताइए, कोई अगर मुझे ऐसा कहे कि मेरा धन 4 गुना हो जाता है, तो क्या मैं उसको ऐसा कह सकता हूं 4/1? तो इससे क्या समझ में आया? 4 गुना धन होने का मतलब है कि अगर मेरा 1 रुपया मूलधन था तो मेरा 4 रुपया धन हो गया। बताइए ऐसा है कि नहीं? तो इसे कहते हैं अमाउंट, इसे ये ऐसा ही तो बोलते हैं ना, अगर मेरा धन 4 गुना हो गया। तो किसी ने कहा कि मेरा धन 125/64 गुना हो गया, तो यानी कि 125 क्या है बताइए? ये अमाउंट है, यानी मिश्र धन है। और ये क्या है बताइए? मूलधन है। कितने साल है? 3 साल। तो मैंने कहा था इसका क्यूब रूट करना है। अगर ये 2 साल है तो क्या करना था बताइए? हमें इसका रूट करना था। और अगर ये 5 साल है तो मुझे क्या चाहिए था? फिर 5वां रूट चाहिए था। ये सारी कहानियां कंपाउंड में सिखा रखी है। तो आपको सीधा करना है, ये 125 का क्यूब रूट कितना होता है? 5 5 25 125 4 16 64। बात खत्म। ये रेशो निकल कर आ गया। ये अमाउंट है और ये मूलधन है। 4 रुपया अगर मूलधन है तो 5 रुपया मिश्रधन है। समय कितना रह गया? 1 साल। ये 1 साल का रेशो है। अगर 2 साल का रेशो देखे तो इसका स्क्वायर होता है 25/16। ये 2 साल का रेशो है। 3 साल का रेशो देखे तो क्या होता है? 125/64। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और 4 साल का आगे चलता जाएगा। इस पर मैंने जितने बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिए, आई चैलेंज, दुनिया में नहीं हो सकते। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के 3-4 सेशंस मैंने लिए, लगभग आपके कोर्स में जो आ सकता है सब कुछ है। तो मैं कहूंगा रेशो में निकल कर आ गया, मूलधन 4 मिश्रधन 5 1 साल का, और ब्याज की दर 1 साल की ही होती है। अगर कुछ भी नहीं कहा जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 1 रुपया ब्याज कमाते हैं 4 पर, यानी कि 25% ब्याज की दर है। ये दूसरे प्रश्न को भी मैं महज 2 सेकंड के अंदर कर सकता था, प्रश्न पढ़ने के समय के साथ पढ़ूंगा, बस उसके बाद मुझे 2 सेकंड चाहिए, इसके ज्यादा नहीं। तीसरे प्रश्न पे आइएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 3। और मैं आपको यह सलाह दे रहा हूं, जो जो आप करते जा रहे हो आप साथ के साथ पीछे जाओ और क्या करो, आपको रेलिवेंट जो चैप्टर है उसमें पढ़ते जाओ। आप किसी पेड कोर्स को लेंगे तो भी आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। पेड कोर्स में वैलिडिटी तक रहती है समय की, इसके बाद में आप एक्सेस नहीं कर सकते। होता है कि नहीं बताइए? आपको इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, उसकी वैल्यू समझे तो। इधर देखिए, पाइप ए किसी टंकी को 32 घंटे में भर सकता है। पाइप ए, ये जो पेपर से मैंने स्पेशली रेलवेज को फोकस करके बनाया है, मैं आपको बताऊं, स्पेशली बहुत मंथन रिसर्च पुराने पेपर्स का। पाइप ए किसी टंकी को 32 घंटे में भर सकता है। पाइप बी उसी टंकी को 48 घंटे में भर सकता है। कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 24 घंटे में भर जाए? अगर टंकी को 24 घंटे में भरना है, 8 या 24, 8 चौक 32, 12 घंटे आंसर है, 12 आवर्स। ए कितनी देर लगेगी? 2-4 सेकंड ही लगेगी, मैं बता रहा हूं आपको। देखो, मुझे लगता है कि अगर मैं चीजों को कर सकता हूं बहुत ही फास्ट, ज्यादातर क्वेश्चंस को, 90% क्वेश्चंस तो आप भी कर सकते हैं। बस आप में और मेरे में डिफरेंस कितना सा है कि मेरा अनुभव ज्यादा है ना? प्रैक्टिस बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया, आपका अनुभव नहीं है, तो आप उसको बढ़ाइए। समय तो आप इतना नहीं ले सकते, लेकिन हां, आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिस सही दिशा में, सही नॉलेज के साथ, वरना गलत चीज की प्रैक्टिस करोगे तो गलत आदत बढ़ जाएगी। अब देखो, अब मैंने यहां पर कैसे किया, 2 तरह से कर सकते हैं। तरीके तो कई है, लेकिन 2 बता रहा हूं मेन। पहली बात ध्यान से सुनिएगा, पाइप ए और पाइप बी अलग अलग किसी टंकी को 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं। पाइप बी को बंद करना है और 24 घंटे में काम हो जाना चाहिए।
तो पहला तरीका तो क्या है, देखो ध्यान से सुनिएगा। ये आपने कहा कि पाइप ए का काम है 32 घंटे में भरना और पाइप बी का काम है 48 घंटे में भरना। तो हम क्या करते थे, हम इनका एलसीएम लेते थे, तो 96 एलसीएम रहेगा। तो अपन 96 लीटर काम मान लेते हैं, वर्क मान लेते हैं। तो अपनी एफिशिएंसी क्या हो गई, इसकी हो गई 3 लीटर पर घंटा और इसकी क्या हो गई 2 लीटर पर घंटा। बताइए ऐसी हो गई कि नहीं हो गई। ये पहला बेकार तरीका, इस क्वेश्चन के लिए बेकार बोल रहा हूं, वरना तरीका अच्छा है। तो ये 3 घंटे पर घंटे भर सकती है पाइप ए और पाइप बी 2 लीटर 1 घंटे में भर सकता है, क्योंकि इन दोनों का जो एलसीएम लेते हैं वो अपन वर्क मान लेते हैं, ऐसा हमने सीखा था। अब मैं आपसे बात करूं यहां पर कि आपको कौन से पाइप को बंद करना है, पाइप बी को बंद करना है ताकि टंकी 24 घंटे में भर जाए। तो एक बात बताइए मेरे को, अगर टंकी 24 घंटे में भर जाए तो 24 घंटे पूरा टाइम पाइप ए तो काम करेगा ना, बताओ, क्योंकि आप तो पाइप बी को बंद कर रहे हो। तो पाइप ए 3 लीटर 1 घंटे में भरता है, तो 24 घंटे में ये 72 लीटर भर देगा। कितना लीटर भर देगा, 72 लीटर बचेगा। अब आपका जो रिमेनिंग वर्क बचा वो कितना बचा बताओ, 96 लीटर की टंकी थी, 72 बचा, तो अब ये कितना हो गया, 24 लीटर बच गया। और जो 24 लीटर बचा वही तो काम केवल बी ने किया होगा, तो बी ने केवल ये 24 लीटर भरा होगा, अपन ने इसको बंद कर दिया होगा। तो हर 1 घंटे में 2 लीटर भर सकता है, तो 24 लीटर भरने में कितना टाइम लगा होगा, 12 घंटे। अब आप ध्यान से सुनिए, एक बार विजुअलाइज कीजिए, एक टंकी है जिसकी क्षमता है 96 लीटर, इसको भरना है, पाइप बी को बंद करना है, पाइप ए बंद नहीं होगा, तो पाइप ए पूरे टाइम चालू रहेगा जितने टाइम में टंकी भरी। टंकी भरनी है 24 घंटे में, पाइप ए 1 घंटे में 3 लीटर भर सकता है, तो पाइप ए का काम कितना हुआ, 24 घंटे में 3 लीटर के हिसाब से 72 लीटर तो अकेले इसने भर दिया बस। लेकिन 24 घंटे में 72 लीटर भर सकता है, तो टंकी तो 96 लीटर की है, तो बचा काम कितना, वो बचा 24 लीटर। तो 24 लीटर किसने किया होगा, उस पाइप ने जिसको आपने बंद किया बस। तो वो 2 लीटर भर सकता है 1 घंटे में, तो 24 लीटर भरने में उसको 12 घंटे लगे होंगे। मैंने ऐसे नहीं किया था, मैंने कैसे किया वो बताता हूं। तरीका नंबर 2 जरा देखिएगा बोर्ड पर, ये आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझो। ये काम का स्टार्ट हो रहा है और काम का एंड हो रहा है। पाइप ए 32 घंटे में भर सकता है और पाइप बी 24 घंटे में भर सकता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, कौन से पाइप को आपने बंद किया, बी को, तो कौन से पाइप को बंद नहीं किया, ए को। काम कितना होता है, अगर काम काउंटेबल नहीं होता तो वर्क विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। काम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अगर वो काउंटेबल नहीं है, काउंटेबल है तो कितना भी हो सकता है। डिटेल में नहीं जा सकता मैं, वो आप सेशंस में चले जाइए, 5 या 6 सेशंस ले रखे हैं, टाइम एंड वर्क के भी, टाइम एंड वेजेस के भी, और आपके पाइप एंड सिस्टम के भी। अब देखो, अगर मैं यहां बात करूं तो देखो, आपने क्या करना है, 24 घंटे में काम को करना है, तो 24 घंटे में यह काम स्टार्ट होकर एंड हो गया। इस पूरे 24 घंटे ए तो चालू था, तो आप सोचिए कि एक ए जो है ना, ए 1 घंटे में कितना काम कर सकता था, 1 घंटे में काम कर सकता था 1/32, तो 24 घंटे में 8 या 24, 8 चौक 32, 3/4 काम किया होगा। 3/4 काम किसने किया होगा बताइए, ए ने। तो ए ने इस पूरे काम में 3/4 रोल अदा किया है। तो बी का रोल कितना हो गया, जो काम होता है 1, उसमें से 3/4 घटा दीजिए, तो कितना बचा, 1/4 बच गया। जो 1/4 रोल है वो बी ने अदा किया है, और बी ने अगर 1/4 रोल अदा किया है तो आपको पता है, ये मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है कि अगर वर्क कांस्टेंट हो तो टाइम और लोगों की संख्या उल्टी चलती है, यानी कि लोग जितने ज्यादा होंगे टाइम उतना कम लगेगा। यहां पर जरा देखिए, काम हमारे को क्या कर रखा है, बी को ही करवाना है। आप सोचो, बी को चौथाया काम करवाना है। बी पूरा काम कितने टाइम में करता है, बी पूरा काम करता है 48 घंटे में। बी पूरा काम करता है 48 घंटे में। यहां पर हमने टाइम, वर्क कांस्टेंट नहीं, वर्क में कंपैरिजन हो रहा है, तो वर्क में कंपैरिजन हो रहा है, तो बी अगर पूरा काम 48 में करेगा तो आधे के लिए आधा टाइम लेगा, चौथाई के लिए चौथाई टाइम लेगा। तो 48 का चौथाया कितना होता है, 12 घंटे। तो 12 घंटे में बी पूरा काम कर सकता है, यानी कि जो बचा हुआ काम है। और वही हमें आंसर में चाहिए था, 12 आवर्स ऑफ टाइम। डिटेल में जाने के लिए सेशंस देखो, आपको मजा आएगा।
क्वेश्चन नंबर 4, किसी को लगेगा सर ये बीच बीच में आप बोलते हो कि डिटेल में जाने के लिए सेशन देखो, तो क्या करूं, मेरी मजबूरी है, क्योंकि यहां डिटेल शुरू करूंगा तो 4 चैप्टर में घंटा भर लग जाएगा। इधर देखो, एक व्यक्ति स्थिर पानी में, एक बेहतरीन प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। एक व्यक्ति स्थिर पानी में, स्टिल वाटर में, पानी 3 तरह का होता है, शांत जल वाला हो सकता है, धारा के साथ हो सकता है, धारा के विपरीत भी हो सकता है। स्थिर पानी में 10 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चला सकता है। उसे पता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है। आपको पता है धारा के विरुद्ध जाएगा तो अपस्ट्रीम रहेगा, यानी कि उसकी गति कम रहेगी। धारा के विपरीत दिशा में जाने पर हमेशा समय ज्यादा लगता है क्योंकि चाल कम होती है, और धारा के साथ जाने में हमेशा समय कम लगता है क्योंकि धारा सपोर्ट करती है और चाल बढ़ जाती है। और शांत जल में कांस्टेंट रहता है, ना फायदा मिलता है ना नुकसान होता है। तो इसने दुगना समय की बात की। विपरीत, धारा के विपरीत चले तो दुगना समय, और धारा के साथ चले तो जितना लगता है वो उसका आधा। नदी की धारा की गति कितनी है? धारा की गति कितनी है? 4, 14.5, 6.5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 2.5, 13 नहीं बैठेगा, 3.5, 14, 7। ये आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। मैं 2 तरह से कर सकता हूं। पहला तरीका मेरा क्या रहेगा, जरा बोर्ड पे देखिएगा। पहला तरीका रहेगा मेरा ऑप्शन मेथड। दोनों मेथड बता देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला मेरा तरीका क्या रहेगा बताइए, ऑप्शन मेथड। अब ऑप्शन मेथड क्या होगा जरा देखिए, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एक स्पीड आपकी जो है ना, स्पीड एक आपकी है डाउन स्ट्रीम में और एक स्पीड आपकी अप स्ट्रीम में। ध्यान से सुनना मेरी बात पर, क्योंकि आपको वहां एग्जामिनर लिखवा कर नहीं देखना चाहता, उसको उत्तर से मतलब है सही उत्तर आना चाहिए, कम से कम टाइम में आना चाहिए। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, धारा के साथ बह रहे हो और धारा के विपरीत बह रहे हो। अगर आप आसान प्रश्न चाहते हैं तो वो सिर्फ आपको खुश कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। आप अगर जो एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं वैसे प्रश्न चाहते हैं और उससे भी बढ़िया चाहते हैं, तो बढ़िया में क्या होता है, हल्के तो अपने आप हो जाते हैं। और मैं अपने चीजों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, तो आपको वैसा ही स्टैंडर्ड मिलेगा। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं ना, मेरी गारंटी है, जिस तरह के मॉक टेस्ट मैं करवा रहा हूं आपको अपने एग्जाम में लेवल उससे कम मिलेगा, ज्यादा नहीं मिल सकता, है ना। तो ये कर लिए तो आप सेफ रहेंगे। इसी तरह से जो नेक्स्ट वीक, अगले वीक से मैंने कहा ना, अपन एक बार रेलवेज के पेपर रोकेंगे और अपन एसएससी के पेपर्स चालू करेंगे। फिर जैसे ही आपकी ये डेट्स अनाउंस हो जाती है ग्रुप डी की, तो अपन वापस रेलवेज के पेपर शुरू कर लेंगे, है ना। और कुछ क्लासेस भी बची रही है वो भी अपन कर लेंगे आगे से आगे। अब देखो, आपको ये पता है, इसने खुद ने कहा कि जो समय लगता है, आपको ये कहा गया कि जो समय लगता है वो धारा के साथ जाने में जितना लगता है उसकी तुलना में धारा की विपरीत दिशा में दुगना लगता है। देखो लिखा हुआ है, उसने कहा उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है। तो विपरीत दिशा में जाने में दुगना समय लगता है। आपको पता है अगर दूरी बराबर है, तो मैंने ये खूब अच्छे से टाइम एंड डिस्टेंस के पहले सेशन में सिखा रखा है कि अगर दूरी बराबर है, कांस्टेंट है, तो गति जितनी ज्यादा होगी समय उतना कम लगेगा, समय जितना कम लगेगा उतनी गति ज्यादा होगी, या समय जितना उल्टा होगा, मतलब एक चीज समय और चाल में से ज्यादा होगी तो दूसरी कम होगी। तो आपको पता है अगर टाइम के रेशो 1:2 है तो चाल के रेशो 2:1 क्या होंगे, 1 होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और यहां मैंने चाल के रेशो क्यों देखना चाहे समय के बजाय, क्योंकि यहां चाल दी हुई है और चाल ही पूछी है, समय की उपलब्धता नहीं है। अब आप देखिए, तो मेरे को वो ऑप्शन सूट कर जाएगा जिस ऑप्शन को इसके साथ मैच करने से ये अनुपात बन जाए, यानी कि चाल जो है वो डाउन स्ट्रीम की दुगनी होनी चाहिए और अप स्ट्रीम की आधी होनी चाहिए। मैंने पहला ऑप्शन ट्राई किया 4। अगर 4 को मैं ट्राई करूं तो आप देखो शांत जल वाली कितनी है, क्योंकि आपको मालूम है शांत जल में एक बार जोड़ने पर धारा की 7 चाल आती है और एक बार घटाने पर, देखो जैसे अगर मैं यहां बात करूं, ये 10.5 है, 4 अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या बनेगा 14.5, 14.5, और 4 में अगर घटाऊंगा तो क्या बनेगा 6.5। क्या ये दुगना हुआ? नहीं, दुगना तो नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन देखो 3, 10.5 में 3 जोड़ो क्या बनेगा 13.5,
और 3 अगर इसमें से घटाएं तो क्या बनेगा 7.5। क्या दुगना हुआ? नहीं हुआ। 2.5, जरा इसमें 2.5 जोड़ना कितना बनेगा 13, और 2.5 घटाना कितना होगा 8। क्या दुगना हुआ? नहीं हुआ। जरा 10.5 में से 3.5 घटाना कितना होगा 7। 10.5 में 3.5 जोड़ना कितना होगा 14। जरा देखिए तो सही, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सूट कर रहा है। अगर 10.5 चाल है शांत जल में, तो धारा के 7 चाल क्या बनेगी? जोड़ने पर बनेगी 14, और धारा के विपरीत क्या बनेगी? घटाने पे बनेगी 7, और चाल बिल्कुल आधी हो गई। धारा के साथ में और धारा के विपरीत में 2:1 का संबंध है चाल का। अगर चाल का संबंध ऐसा बनेगा तभी तो टाइम उल्टा होगा। आप हल्के में अपनी जिंदगी को मत लो, कैरियर को मत लो। करियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सतही तौर पर मत चलो। जड़ तक जाना चाहिए आपको, हर चीज पता होनी चाहिए, बहुत गहराई तक, तब मजा आएगा। एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और यहां पर यह समझाने का काम नहीं है मेरा, मैं मॉक टेस्ट में सिर्फ मॉक टेस्ट करा रहा हूं। समझाने का काम मेरा चैप्टर में था, उसमें आप अभी भी देख सकते हो। मैंने वहां से चैप्टर अभी तक कोई भी हटाए नहीं है। चलिए, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि हम यहां पर रेशो की बातचीत इस तरह से देखो, जो लिखा हुआ है इसमें हम क्या कर सकते हैं। स्पीड का रेशो 2 है और अपस्ट्रीम 1 है, तो आपको मालूम है कि स्टिल वाटर इसके बिल्कुल बीच में आता है। पीछे कहीं स्पेस यूज कर लेते हैं अपन। अगर मैं बात करूं खाली स्पेस, देखो जैसे देखो यहां पर बात करूं मैं, जो आपका डाउन स्ट्रीम है, जो डाउन स्ट्रीम है और जो अप स्ट्रीम है, इसमें जो स्पीड है उसका रेशो क्या है? ये 2 और ये 1, क्योंकि इसने कहा ना कि इसमें समय दुगना लगता है तो इसमें आधा लगेगा। अब मुझे बताइए कि जो स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर का रेशो क्या बनेगा? इन दोनों का आधा। 2 और 1 का मतलब एवरेज क्या होता है भैया? 3 का आधा 1.5। इस 2 को मैं 4 कह सकता हूं, इस 1 को मैं 2 कह सकता हूं, तो इसको मैं 3 भी कह सकता हूं। तो इस 3 की वैल्यू कितनी उपलब्ध है? देखो, अप स्ट्रीम का रेशो 4 है, डाउन स्ट्रीम का रेशो सॉरी, अब डाउन स्ट्रीम का 4 है, अप स्ट्रीम का 2 है। किसका? स्पीड का। और स्टिल वाटर का 3 है। इस 3 की वैल्यू क्या दी हुई है? इस 3 की वैल्यू दी हुई है 10.5, 10.5। तो आपको पता है इन दोनों का अंतर क्या है? यही तो धारा की गति है। तो 3 का मतलब ये 1 है, तो 1 का मतलब कितना होगा? 3 से डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा? 3.5। और डाउन स्ट्रीम और धारा की शांत जल वाली चाल, इन दोनों का अंतर धारा की गति होता है, या इन दोनों का अंतर भी धारा की गति होता है? इसका रेशो 3, इसका रेशो 2। तो फिर आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आंसर आपको क्लियर कट नजर आ रहा है। प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। दो संख्याओं का योग 35, उनका अंतर 15, दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑप्शन नंबर डी। कुछ बच्चों को इतनी जल्दी होती है, कैसे करते हैं देखो। दो संख्याओं को वो कहते हैं सर देखो, दो संख्याओं का योग बोला था 35 है, 2 का अंतर बोला था 15 है, तो आपने ऐसा क्यों किया? ये y कट गया, 2x 50 के बराबर है तो x हो गया 25। भाई 2x 50 हो गया तो x हो गया 25, और x हो गया 25 तो इसमें पुट करो y हो जाएगा 10। तो x और y का रेशो हो गया 5 और 2, और 5 और 2 पहले ही ऑप्शन में, इसको क्यों नहीं लगाया गया? आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। राम और मोहन की आयु का योग 35 साल है, और दोनों के अंतर जो है वो मान लो 15 साल है। तो इससे आपको कैसे पता लगेगा कि राम बड़ा है कि मोहन बड़ा है? आपको इसमें ये पता ही नहीं लग पा रहा है, क्योंकि ये दो संख्याओं का योग 35 है, तो x प्लस वाई भी हो सकता था और y प्लस एक्स भी हो सकता था, और y प्लस एक्स और x प्लस वाई एक ही बात है। तो इसका उत्तर 5:2 नहीं, 2:5 भी तो हो सकता है। अगर वो बोलता ना इनमें से बड़ी संख्या, अरे दो संख्याओं का योग 35 है, तो x प्लस वाई को मैं y प्लस एक्स भी तो कह सकता हूं। और ये ऐसा प्रश्न है जो बहुत ज्यादा, पता नहीं मैंने इस 20-21 साल में 50 बार एग्जाम में आते हुआ देखा। डेटा बदलता रहता है, पैटर्न की बात कर रहा हूं। और बच्चे होलसेल में गलती करते हैं, उनको लगता है फटाफट से यह आंसर आया 5:2। ऐसा नहीं है भाई, आंसर दीजिएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये x और y नहीं, y और x भी तो हो सकता है। छठे प्रश्न पर आते हैं। 4096 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? अगर मैं बात करूं तो ये 16 का क्यूब है, अभी आपको याद होना चाहिए, आपको कहा था मैंने। और अगर आप देखें कितने गुणनखंड फैक्टर्स पूर्ण वर्ग है, 6 आंसर हो जाएगा। देखो 4096 के मैं फैक्टर्स करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ये ऑलरेडी याद है, अब आपको भी याद होना चाहिए।
जब प्रैक्टिस करोगे तो याद होगा, तो याद है तो उसको फिर क्यों निकालेंगे, वरना मैंने फैक्टर करना आपको सब सिखा रखा है। आप जरूर देखो एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर, नंबर सिस्टम में 7-8 चैप्टर करा रखे आपको, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, सब कुछ। इधर देखो ये 16 का क्यूब है, तो पहला फैक्टर समझ में आता है 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16। आपको क्या कहा गया, कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब है कि गुणनखंड अगर 5 हुआ तो नहीं चलेगा साहब, 4 हुआ तो चल जाएगा, 7 होगा तो नहीं चलेगा साहब, 9 हुआ तो चल जाएगा। कौन नहीं चल रहा, जो पूर्ण वर्ग नहीं है। 15 नहीं चलेगा जी, 16 चल जाएगा। लेकिन आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जो वो कहता नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप इसमें हमेशा अधिकतम बनाएंगे। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर ये 16 का क्यूब है, 16 का घन है, तो ये एक 16 भी पूर्ण वर्ग होता है, ये 16 भी पूर्ण वर्ग होता है, और ये 16 भी पूर्ण वर्ग होता है, और ऐसा होने पर 3 आता है, तो आंसर ये दे दीजिएगा। लेकिन आप एक बात बताइए मेरे को, अधिकतम की बात करूं तो 16 को मैं 4 मल्टीप्लाई 4 भी तो कह सकता हूं। बताइए क्या 4 एक पूर्ण वर्ग नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये 4 नहीं है? बिल्कुल है। तो इससे 2 बने तो 2 इससे भी बनेंगे, 2 इससे भी बनेंगे। लेकिन इस 4 को मैं तोड़ू 2 और 2, तो 2 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं बनता, तो इसके नीचे मैं नहीं जा सकता। तो 2 मुझे यहां मिलेंगे, 2 मुझे यहां मिलेंगे, और 2 मुझे यहां मिलेंगे। तो मुझे हमेशा अधिकतम देखने होते हैं। क्या देखने होते हैं? अधिकतम देखने होते हैं। तो अधिकतम कितने मिलते हैं यहां पर? ऐसे गुणनखंड चाहिए जो पूर्ण वर्ग होने चाहिए। ऐसे प्रश्न ढेरों बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, इसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न। सिंप्लीफिकेशन में आप हमेशा जो नियम का इस्तेमाल करेंगे उसे अपन क्या बोलेंगे? वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास। और मैंने अपना अथक प्रयास किया कि आपको मैथमेटिक्स में केवल आपके रेलवे के लिए 82 सेशंस दे रखे हैं, 82 सेशंस, जिसमें सिंप्लीफिकेशन भी अवेलेबल है। आपको पता है कि इसका क्रम नहीं तोड़ सकते। अब इधर देखो, अगर मैं बात करूं, वी तो कहीं दिख नहीं रहा हमारे को, कहीं बाहर नजर नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट की बात करेंगे। यह प्रश्न ऐसा होता है जिसमें 10 में से 5 बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, और जो गलत करके वो करते हैं ना, वो ऑप्शन में मिल भी जाता है, तो उनकी गलती सॉल्व हो जाती है। आप जरा देखिए ध्यान से, ब्रैकेट्स का रोल सबसे ज्यादा है, ऑफ भी है, डिवीजन भी है। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, आपको ऑफ भी मिल रहा है और डिवीजन भी मिल रहा है, लेकिन आप किसी भी कीमत पर डिवीजन को पहले नहीं कर सकते। आपको पहले क्या करना पड़ेगा? ऑफ करना पड़ेगा, और उससे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ेंगे। अब ब्रैकेट्स देखो, आप इधर भी है, ये वाला जो मैंने आपको किया, ये वाला जो पार्ट है वो ब्रैकेट है, मैंने हाईलाइट कर दिया, और जो ये वाला पार्ट है वो भी ब्रैकेट है। तो इन दोनों में से कौन सा करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। फिर भी मैं आपको ये सलाह दूंगा, ये पहले करना चाहिए अगर करना पड़े तो, क्योंकि उसके बाद में ब्रैकेट के बाद में ऑफ का टर्न आता है, और आता तो ये ब्रैकेट है, बट ब्रैकेट को क्या करोगे? माइनस तो वो बाद में करना पड़ेगा, और डिवाइड वो भी बाद में करना पड़ेगा, ऑफ पहले करना पड़ेगा। आपने क्रम को तोड़ा तो गड़बड़ हो जाएगी। और अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी नॉलेज के साथ, नॉलेज अच्छी पहले ले, नॉलेज के बिना मजा नहीं आता। अपन ऐसे यूं ही करते रहे, मजा नहीं। देखो, सबसे पहले मैं इधर जाऊं तो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ होता है वो पहले करना होता है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं ऑफ से पहले ब्रैकेट कर रहा हूं। तो -2 को -1 से करूंगा तो प्लस का 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस का 2। माइनस माइनस प्लस बनता है। 5 + 2 कितना हो गया? 7। अब इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू होगी 7। अगर मैं इधर देखूं तो देखिए, ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है तीनों माइनस के अंदर है, और तीनों माइनस के अंदर तो -14 है, और -14 को -3 से करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये पूरा हो गया 42। लेकिन अभी आप 70 में से 42 घटा मत देना, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि माइनस का अधिकार नहीं है, पहले डिवाइड का अधिकार है। इस 42 में 3 से डिवाइड भी मत कर देना। क्यों? क्योंकि 3 का अधिकार पहले इसके साथ नहीं, उसके साथ है। मैंने बहुत मेहनत की है कलेक्शन के लिए, ताकि मैं आपको कम चीज में ज्यादा सिखा सकूं। तो आपको क्या करना है? पहले इधर आना है। देखो ये कितना था? 7। पहले आप ऑफ करना पड़ेगा आपको।
7 को ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 7 या 21, ये वाला पार्ट हो चुका 21। अब डिवाइड करो, ये 42 था, 42 में से 21 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। अब 70 में से 2 डिवाइड करो, घटाओ तो कितना आएगा, 68 आएगा। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने अगर क्रम को तोड़ा तो गड़बड़ हो जाएगी। इस पूरे का वैल्यू कितना है, 7। अब आपने 7 को 3 से गुना किया, अगर आप पहले डिवाइड करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, डिवाइड नहीं कर सकते। 3 के साथ इधर डिवाइड है और 3 के साथ इधर ऑफ है, पहले ऑफ करना पड़ेगा, क्रम पहले ऑफ का है। 7 को 3 से किया तो 21 आया। अब पूरा यहां तक का पार्ट पूरा 21 हो गया। अब आप डिवाइड भी है माइनस भी है, क्योंकि ये तो खत्म हो चुका, क्योंकि ब्रैकेट में चला गया। तो अब पहले डिवाइड करोगे, ये 42 था या 21 था तो 2 आएगा। अब इस 70 में से 2 घटाओगे तो 68 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। इसे कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसे, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन के साथ फ्रैक्शन होती है। और मैं बात करूं, ये भी मैंने आपको एक सेशन ले रखा है फ्रैक्शंस के नाम से, नाम है उसका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस नंबर सिस्टम में। इधर देखो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू चाहिए उसको, तो आप हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करेंगे। आप देखो मेरे साथ, चलो एक बार, सबसे पहले ये वाला हिस्सा सॉल्व होगा। तो आपको मैंने जो फ्रैक्शंस है उसमें जोड़ना घटाना सिखा रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये कितना दिख रहा है, 6 7 7/3, ये 7/3 है, ये वाला पार्ट 7/3 और 1/7/3, तो ये पूरा पार्ट हो गया 3/7, ये पूरा पार्ट हो गया 3/7, ये पूरा की पूरा। क्यों, क्योंकि ये हो गया 6 + 1 7/3 और 1 बटा है 7/3, तो उल्टा होकर 3/7 हो जाएगा। अब ये पार्ट हो गया कितना, 7 + 3 10, 10/7, ये 10/7 हो गया। और इस पूरे के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, 10/7 नहीं 7/10 हो जाएगा। तो फाइनली क्या हुआ, x + 7/10 बराबर कितना बताइए, 3। तो मैं बात करूं 23/10 आंसर चाहिए, 23/10 सी ऑप्शन है। आपको x निकालना है और ये 3 चाहिए, तो एक तरीका तो क्या x निकालने का, 3 में से 7/10 घटा दो, 30 - 7 23/10। दूसरी बात, अगर यहां 10/10 होता तो 1 बनता, अगर ये 1 लिखा होता तो क्या होता, 10 में से 7 तो हैं, 3 बच रहे हैं। अब हर 10 में से 10 मिलाकर 1 बनेगा, तो 10 में से 10 1 बनेगा, 10 में से 10 फिर 1 बनेगा, और 10 में से 3 मिलाकर फिर 1 को पूरा करेगा। तो ऐसे करके 23 कम पड़ रहे हैं। ये सब चीजें मैं बहुत ही प्यार से सेशंस में सिखा चुका हूं। तो ये आंसर दीजिएगा 23/10। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। ये डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। डेसिमल फ्रैक्शन को मैंने 3-4 लेवल तक सिखा रखा है, सुपरफिशियल से लेकर के बिल्कुल पाताल लोक तक। इसके क्वेश्चंस, टफ से टफ क्वेश्चंस भी कैसे करते हैं वो बता रखा है। इधर देखो, इस 3 और 2 को एक बार छोड़ दिया जाए तो क्या करते हैं हम लोग, ये 68/99 है, जिसके ऊपर बार होता है उतने नीचे 9 आते हैं, और ये केवल 8 के ऊपर होता तो 1 9 आता, और जिस पर नहीं होता वो 0 आते। नियम सिखा रखे। एक बार 3 और 2 को छोड़ दीजिए, माइनस है 79/99 कर दीजिए, 99 तो कॉमन है यहां पर, तो यहां पर 11/99 बच रहा है। 11 बटा क्या बच रहा है बताओ, 99, जिसको 1/9 बोल सकते हैं। ये 1/9 बच रहा है, लेकिन इस 3 में से 2 जाएगा तो क्या, अच्छा 1/9 एक बार ध्यान दीजिएगा माइनस में है, लेकिन क्योंकि ये तो ठीक है, ये 68 और इसका डिफरेंस मैंने, लेकिन माइनस में ये तो -1/9 है, 8/9 आंसर आएगा, 0.88 आंसर है, सी ऑप्शन है। देखो जरा ध्यान से, आपने 68 का मतलब है 68/99, 79, क्योंकि मैंने हमेशा सिखा रखा है आप ये होल नंबर्स को छोड़कर काम करेंगे एक बार, और इसका मतलब है 79/99, इसका मतलब है -11/99, मतलब -1/9। अब आप इधर देखिए 3 और 2 का अंतर कितना, 1, तो 1 आपका पॉजिटिव है और ये माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास आंसर आएगा 8/9, यानी उत्तर आपका 1 से कम आएगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, लेकिन ये माइनस में जा रहा है। 8/9 अगर मैं बात करूं, देखिए 9 8 72 और 8 ही बच रहा है, तो ये 72 और फिर 8 ही चलता रहेगा आगे तक, और जहां रिपीटेशन शुरू हो जाता है वहीं पर अपन इसके ऊपर क्या लगाते हैं, बार। वैसे ही इसके ऊपर अगर आप सिंगल डिजिट के ऊपर लगाओ तो भी दिक्कत नहीं है, और 2 पर लगाओ तो भी दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 7 या 21 √7 - √3, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अलजेब्रा की शुरुआत जब हम करते हैं तो बेसिक फॉर्मूले से करते हैं, आपको पकड़ में चीज आनी चाहिए। अगर मैं यहां देखूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि ये जो लिखा हुआ है
क्योंकि मैंने देखा 7 3 10 होता है और 7 3 21 होता है, तो मैं यहां ये देख पा रहा हूं कि √7 माइनस √3, ये √7 है, सॉरी, √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है वो, और ऊपर रूट भी लगा हुआ है। रूट को बाद में छोड़ो एक बार, ये ऐसा है। एक बार इसको देखो, ये रूट को छोड़ दो एक बार, सिर्फ इसकी बात करो। तो a² कितना होगा 7, b² कितना होगा 3, माइनस 2ab 2√21, बताइए 7 + 3 कितना होता है 10, 10 माइनस 2√21 ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं, बताइए 10 माइनस 2√21 ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं, आप ध्यान दीजिएगा, तो ये तो ठीक है कि ये भाई ये लिखा हुआ है और ये क्या है, ये इसके बराबर है, क्योंकि मैंने इसको ओपन किया तभी तो ये आया, और ये लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। तो इसकी जगह जो अंदर लिखा हुआ मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं √7 माइनस √3 के होल स्क्वायर से, लेकिन इसके ऊपर रूट भी तो लगा हुआ है, तो रूट और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सब सिखा रखा है मैंने, तो ये पार्ट बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। देखो, 2 ट्रेनें मैंने सहमति ली थी बच्चों से, तो ज्यादातर बच्चों का यही कहना है कि सर बहुत ज्यादा स्लो मत चलाओ मॉक टेस्ट को, अपन क्लास नहीं कर रहे, मॉक टेस्ट कर रहे, तो अपन को एक हिंट देकर चलना है ना, जरा ध्यान दीजिएगा। 2 ट्रेनें आप ये समझो, ये एक एक मॉक टेस्ट बनाने में बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपके पेपर्स का बहुत ही बारीकी से एनालिसिस है, क्या आ रहा है, क्या पैटर्न आ रहा है, क्या लेवल आ रहा है, कौन कौन से क्वेश्चंस लें, उस मॉक टेस्ट में जो लिया था वो इसमें ना लें, जो इसमें लिया वो अगले में ना लें, ताकि वैरायटीज मैक्सिमम कवर हो। अब सीरियसनेस तो आपको रखना पड़ेगा, और मैं आपसे इतनी सी गुजारिश हक से कर सकता हूं, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, हर कमेंट करके बताएं। आप समझो चीजों को, सही चीज सही हाथों में पहुंचनी चाहिए, सही जगह तक जानी चाहिए। और मैं आपसे एक गुजारिश कर सकता हूं हक के साथ, जो संडे वाला जो वीडियो आता है जिसका टाइम मैंने कहा कि इस बार से सुबह 10 बजे आया करेगा, उसको पॉपुलर बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आप डिवोशन फैमिली का पार्ट है, क्योंकि वो इस तरह की चीज है कि वो 10 साल के बच्चे को भी फायदा पहुंचाएगी और वो 70-80 साल के व्यक्ति को भी फायदा पहुंचाएगी। जिसने भी उसको सुना, 7 सेशंस आ चुके, 8वां इस संडे को आने वाला है ना, जिसने भी उनको सुना है, मैं बता रहा हूं कई लोगों ने तो 5-5 बार एक एक वीडियो को सुना है, उनको उतना फायदा हुआ है। तो आप इस फायदे में इतना सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और जब ज्यादा लोग देखते ना, देखो, तो आगे से अच्छा बढ़िया से बढ़िया काम करने का मोटिवेशन काम करने वाले का बनता है, बढ़ता है ना, जरूरी है। जरा देखो, 2 ट्रेनें ए और बी जयपुर से बेंगलोर की तरफ सुबह 5 बजे और सुबह 7 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रवाना होती है। कितने बजे ट्रेन ए को पकड़ लेगी? 2 घंटे में जाएगी 60, 15 चौक 60, 11 बजे। 11 बजे ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन है 11 बजे। मैंने आपको सिखा रखा है कि दोनों ही ट्रेनें जयपुर से चल रही है बेंगलोर की तरफ, एक चल रही है 5 बजे, दूसरी चल रही है 7 बजे। तो आपको मैंने कहा था टाइम दोनों का सेम कर लेना, सिखा रखा है, तो दोनों का टाइम बाद वाला सेम करता है। ये जब चलेगी तब तक ये 2 घंटा चल चुकी है, तो जब ये चलेगी तो 2 घंटे में कितना चलेगी? 60 किलोमीटर। तो 7 बजे एक ट्रेन यहां पर है, एक ट्रेन यहां पर है, तो इसको कब पकड़ पाएगी? मैंने एक फॉर्मूला करवा रखा है कि सेम टाइम पर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? अगर समान दिशा में जाएं तो चालों का अंतर होती है, और अगर उल्टी दिशा में जाएं तो चालों का योग होती है। तो हम बात करें, एक तरफ चाल है 30, एक तरफ 45, रिलेटिव स्पीड 15 हो गई, तो कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे इस बाद वाली ट्रेन को, पहले वाली ट्रेन जो निकल चुकी थी उसको पकड़ने में, क्योंकि वो तो 5 बजे निकल गई, ये 7 बजे रवाना हुई। तो जब ये रवाना हुई तब तक वो 2 घंटा चल चुकी है। 2 घंटे में कितना चल चुकी है? 60 किलोमीटर। अब इसको पकड़ने के लिए ये भी चल रही है और वो भी चल रही है। अब ये जो बाद में रवाना हुई, ये जो पहले रवाना हो चुकी थी, उससे जिस वक्त 60 ज्यादा चल लेगी तब वो उसको पकड़ लेगी। तो हर एक घंटे में वो 30 चलेगी, वो 45 चलेगी, तो 15 का कवरेज कर लेगी। तो कुल मिलाकर 4 घंटे यहां पर लगने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, 12 नंबर। 2 पात्रों में मिश्रण समान मात्रा में है और उसमें दूध और पानी की मात्रा 2:3 और 3:5 में है। यदि दोनों मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा किस अनुपात में होगी? अच्छा, 2 मिश्रण है, ये मिक्सचर का सवाल कम है, रेशो का सवाल ज्यादा है। दोनों में आता है ये रेशो में भी मानते हैं अपनी जो सिलेबस में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और एलिगेशन में भी ले सकते हो।
तो इसको करने के दो तरीके मैं आपको सिखा देता हूं। देखो जरा, दो पात्र हैं, एक पात्र ए है, दूसरा पात्र बी है। इन दोनों पात्रों में मिश्रण समान मात्रा में है। समान मात्रा में अगर नहीं होंगे तो यह नहीं हो सकता। तो या तो आपको किस पात्र में कितनी मात्रा है, जैसे एक पात्र में 40 लीटर है, एक में 70 लीटर है, या तो यह बताना पड़ेगा तो हो सकता है, या फिर आपको यह बताना पड़ेगा कि दोनों समान मात्रा में, नहीं तो नहीं हो सकता। तो आपने कह दिया समान मात्रा में। इसमें जो मिल्क और वाटर है वो 2:3 में है, और इसमें मिल्क और वाटर किस अनुपात में? 3:5 में। तो मेथड 1 मैंने आपको यह सिखा रखा है। क्या सिखा रखा है जरा देखिए, 2 + 3 कितना होता है? 5, और 3 + 5 कितना होता है? 8। तो आप ऐसा कुछ मात्रा मान लो जो 5 और 8 का एलसीएम हो, और 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 40। तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों मिश्रण जो है दोनों पात्रों में 40-40 लीटर है। आप मात्रा कुछ भी मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो मानो वो बराबर बराबर होनी चाहिए। तो इस केस में 40 को बांटेंगे 2:3 में, तो 5 का मतलब है रेशो में 1 का मतलब 8 हो गया। तो इसमें ये दूध हो गया 16 लीटर, और ये हो गया 24 लीटर, और मिलाकर हो गया 40 लीटर। इधर बात करूं, अच्छा 40 का अगर आप 80 मानो तो भी आंसर आएगा, 100 मानो तो भी आंसर आएगा, लेकिन हम वो मानते हैं जिसको मानने से हमारे को फायदा मिले। ऐसे ही 40 जब इधर माना 8, 5, 40, 1 का मतलब 5 है, तो 3 का मतलब हो गया 15, और इस 5 का मतलब हो गया 25। अब उसने कहा था कि अब जो मिला दिया हमने, उसने कहा कि दोनों मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा किस अनुपात में होगी। तो अब जो नया मिश्रण बनेगा वो 80 लीटर का बनेगा। ये 40 और 40, तो 80 में से दूध कितना होगा? 16 + 15 31। दूध कितना बनेगा? 31। और पानी कितना होगा? 24 + 25 49। और 31 और 49 कटता नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यह करने का पहला तरीका। करने का दूसरा तरीका देखिए, इसमें टोटल चीज कितनी है? 2 और 5, 2 और 3, तो रेशो का टोटल है 5। तो अगर मैं इसमें से इस कंटेनर को मिलाऊं पूरे को और ये नया कंटेनर बना दूं, इस नए कंटेनर में मैं देख रहा हूं कि मिल्क कितना है और वाटर कितना है। तो इसमें से मिल्क कितना निकल कर आता है? 2/5। डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुका। इधर से मिल्क कितना है बताइए? 3/8, क्योंकि 3 और 5 टोटल 8 है, उसमें से मिल्क 3 है, तो 3 8 में से तीसरा हिस्सा है। 3/8 मिल्क किधर है? 2/5 मिल्क किधर है? इसी तरह से वाटर इधर कितना है? 3/5, और इधर वाटर कितना है बताइए? 5/8। 5 बटा क्या बताइए? 8। अगर मैं यहां बात करूं 16, 15, 31/40, 31/40, और इधर कितना है? 24, 25, 49/40। 40 बराबर है, तो रेशो निकल कर आ गया 31 और 49। क्या मेरी बात को समझ पा रहे? तो आप, मेरे को तो ज्यादा अच्छा लगता है कि आप एलसीएम को मतलब यहां ले लें कि दोनों की क्वांटिटी सेम बना लें, तो उत्तर आसानी से निकल सकता है। और ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है। ये 2 कंटेनर मिलाने के भी हो सकते हैं, 3 मिलाने के भी हो सकते हैं, और इसमें ढेरों ढेरों वैरायटीज हैं जो मैंने आपको करवा रखी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन नाम के चैप्टर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसे प्रश्नों को करने का एकमात्र तरीका मैंने आपको सिखा रखा है। आप चैप्टर जरूर देखिएगा, सर्ट्स का, इंडाइसेस का। और यहां मैं बात करूं तो मुझे क्या चाहिए? अगर ये जो मुझे मूल नजर आ रहे हैं, ये अगर मुझे बराबर नजर आए, जिस तरह से देखिएगा, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं, मान लीजिए 7 है और ये अंदर 115 है, ये मान लीजिए 131 है, और ये मान लीजिए 159 है। तो आपको मालूम है कि यहां पर सबसे बड़ी संख्या ये है, उसके बाद ये है, और उसके बाद ये है। डिटेल्स में जा सकते हैं आप, ऑलरेडी अवेलेबल है। अब मुझे इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पता है ये 3 है और ये 2 है, 1/2 तो होता ही है, 2 तो मालूम ही आपको। ये भी 3 है और ये भी 4 है। इनको बराबर करने के लिए मुझे क्या चाहिए? 3, 3 और 4, इनका एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। 2 भी है, यहां पर 2 है, इनका एलसीएम कितना है? 12। तो आपको मालूम है, मैं यही लिख देता हूं, इसको 4 से गुना करने पर यह 12 बनता है, इसको 6 से गुना करने पर 12 बनता है, और इसको 4 से गुना करने पर 12 बनता है, और इसको 3 से गुना करने पर 12 बनता है। लेकिन आप ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। आपने अगर बाहर किया है तो आपको अंदर भी करना पड़ेगा। सर्ट्स में अपनी बहुत ही बारीकी से, क्योंकि इसमें जाएंगे अपन तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है।
आप इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? बाहर 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहां 4 का क्यूब करेंगे, यहां 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 का क्यूब करेंगे, अगर यहां 4 से किया तो 5 का क्यूब करेंगे 4 बार, 5 टू द पावर 4, और यहां 6 का क्यूब करेंगे। अगर मैं यहां बात करूं 6 टू द पावर 3 टू द पावर 6 है, और ये 2 टू द पावर 4 है। अब बाहर इधर भी 12 है, इधर भी 12 है, इधर भी 12 है, इधर भी 12 है। सर्ट जो है उसका रोल मैंने बराबर बराबर कर दिया। अब क्या होगा, अंदर रूट के अंदर संख्या जितनी बड़ी वो वाकई में उसकी वैल्यू भी उतनी बड़ी होगी। अब यहां मैं बात करूं तो देखिए 2 का 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16, यहां पर 3 का 3 टू द पावर 6 कह लीजिए, या 3 का स्क्वायर 9 का क्यूब कर लीजिए 729। यहां मैं बात करूं 5 का स्क्वायर 25 125, और यहां मैं बात करूं 6 का क्यूब 216। और ये आपको मालूम है कि ये सारे के सारे अगर मैं बात करूं तो सबके समय ने क्या बना दिए 12 12 12 और 12। इतना एग्जाम में करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए बताए तो आपको पता लग रहा है कि ये वाला पार्ट सबसे बड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द लार्जेस्ट। और आपको कोई असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए कहे तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये 3rd हाईएस्ट है, और ये सबसे छोटा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आपके पास 24 नोटबुक, 32 पेंसिल और 16 इरेजर हैं। प्रत्येक वस्तु को विद्यार्थियों के बीच बराबरी से इस तरह बांटा जाता है कि कुछ भी शेष ना बचे। प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तुएं मिलेंगी? HCF का रोल है, यह सेशन जरूर देखना चाहिए आपको, LCM और HCF। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि हर बच्चे को आपने 3-3 नोटबुक दी है, तो फिर ये 8 बच्चे होने चाहिए। अगर आपने 2-2 नोटबुक दी तो 12 बच्चे होने चाहिए, 6-6 नोटबुक दिए तो 4 बच्चे होने चाहिए, यानी कि नोटबुक कम भी ना पड़े, ना तो कम पड़े और ना इनमें से बचे। तो अगर हम बात करें यहां पर हम क्या करेंगे, 24, 32 और 16, इसका HCF निकालेंगे। HCF क्यों निकालेंगे? आपको पता है HCF का मतलब क्या है? HCF एक ऐसा नंबर है, बड़े से बड़ा वो नंबर है जो उन तीनों चारों पांचों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करता है, जिसका वो HCF है। जबकि LCM क्या है? LCM वो बड़े से बड़ा नंबर है जिसके अंदर उन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, जिसका वो LCM है। तो LCM हमेशा बड़ा आता है, जो नंबर से उनसे HCF छोटा आता है। डिटेल मैं बार बार कहता हूं, हम कर चुके पहले। इसका अगर मैं बात करूं तो आप चाहें तो डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, और चाहें तो मैंने आपको बता रखा है आप हिट एंड ट्राई करके बहुत आसानी से इसका HCF निकाल सकते हैं। देखिए अगर मैं 16 से बड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 16 से बड़ा तो कैसे पॉसिबल है? 16 की मैं बात करूंगा तो इसमें डिवाइड नहीं होता, नहीं हो सकता। 15 पॉसिबल नहीं है, इवन नंबर चाहिएगा डिवाइड करने के लिए। 14 से होने वाला है नहीं। अगर 12 की बात करूं तो नहीं होने वाला, 10 की बात करूं तो नहीं होने वाला, 9 की अगर बात करूं तो 9 भी नहीं होने वाला, 8 की बात करूं तो होने वाला है। तो यहां मैं कह सकता हूं कि HCF पक्का पक्का क्या होने वाला, बताइए? 8। क्या होने वाला है? 8 हमारे को HCF मिलता है। 8 से ये कितना, 3 बार, ये 4 बार, ये 2 बार। और दूसरा तरीका क्या होता है डिवीजन से, अगर कभी कहीं फंस जाए तो, वैसे तो मैंने आपको बता रखा है, आप एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए, तीनों की तीनों। तो ऐसी संख्या अगर आपको कुछ नहीं मिलती, तुरंत 4 तो मिल सकती है एक बार। वैसे 8 दिख रही है मेरे को, बट 8 तो आपने निकाल लिया, इसलिए 4 से कितनी बार? 6 बार, 4 से 8 बार, और 4 से क्या बताइए? 4 बार। अब 2 से जाएगा कितनी बार? 3 बार, और 2 से 4 बार, और 2 से 2 बार। अब ऐसी कोई संख्या मिलती ही नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करे, तो बात खत्म हो गई, यही आपका HCF आ गया। ये तरीका होता है प्रॉपर। 8। अब यहां पर 8 ऑप्शन में है, बहुत जल्दी में बच्चे कर जाते हैं। आप देखो इसने ये पूछा ही नहीं है, अगर ये पूछता विद्यार्थियों की संख्या तो 8 सही था, लेकिन उसने क्या पूछा? प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तुएं मिलेंगी। तो विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, उनकी संख्या आई है 8। तो 8 बच्चों में ये 8 तिया 24, 3-3 नोटबुक दोगे, 8 और 4 32, 4-4 पेंसिल दोगे, और 8 दूनी 16, 2-2 इरेजर दोगे। 4 + 3 + 2, आपका सही आंसर 8 नहीं बल्कि 9 आने वाला है।
विद्यार्थियों की संख्या पूछता तो 8 आता और हर बच्चे को कितना मिला तो 9 आएगा। ये आपके ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है एज इट इज, ये वाला। अगले क्वेश्चन पे आइएगा, 15 नंबर प्रश्न। देखिए, समान समय में ए बी की अपेक्षा 25% अधिक कार्य करता है, यानी कि ए की एफिशिएंसी ज्यादा है। आपको पता है अगर एक समान काम दो लोगों को या ज्यादा को दिया जाए तो जिसकी एफिशिएंसी, क्षमता, कैपेसिटी ज्यादा होगी उसको टाइम कम लगता है। टाइम एंड वर्क को मैंने बहुत ही दिल से पढ़ा रखा है, उसमें एक एक बात जरा देखिए क्या बोल रहा है। बी अकेले उस काम को, उस कार्य के कुल भाग को 10 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? आप जरा देखिए ए और बी की जो कैपेसिटी है वो क्या है। उसने कहा ए बी की अपेक्षा 25% अधिक काम करता है। 25% मतलब 1/4। अगर बी 4 एफिशिएंसी रखता है तो ए 1 एक्स्ट्रा रखता है, तो एफिशिएंसी कैपेसिटी ए और बी की 5:4 हो गई। लेकिन आप सोचो उसने क्या पूछा? समय पूछा, और सूचना किसमें दी? आपको समय में ही दी। तो कैपेसिटी का रेशो अगर 5 और 4 है तो टाइम के रेशो 4 और 5 होंगे। और जैसा मैंने आपको कई बार कहा कि अगर वो आपसे समय पूछेगा तो रेशो एफिशिएंसी का देगा, और एफिशिएंसी पूछेगा तो समय रेशो का देगा। और अगर काम समान है, जैसा लिखा है समान कार्य, तो ये दोनों हमेशा उल्टे होंगे। आपको पता है ये ए का टाइम है, बी का टाइम है, और बी का टाइम है वो कितना दिया हुआ है? 10 दिन। अगर बी का टाइम 10 दिन है तो ए का टाइम अपने आप कितना दिख रहा है? 8 दिन। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 5 का मतलब 10 तो 4 का मतलब 8। बट उसने पूछा ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर कैसे करते हैं? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सारा लॉजिक से सिखा रखा है चैप्टर में। एक्स वाई 8 × 10 बटा एक्स प्लस वाई 18। अगर मैं काटू इसको 2 से 4 बार, 2 से 9 बार, तो 40/9, यानी 4 सही 4/9 दिन लगने वाले। और यहां दिन है क्या? दिन है कि घंटे? दिन ही है। 4 सही 4/9 दिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। 16 नंबर पे आइएगा। एक आयताकार प्लॉट जिसका परिमाप 278, आयताकार प्लॉट है। आयताकार का मतलब है लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम है, ऐसा ही है ना? अगर चारों साइड्स बराबर होती तो वर्गाकार हो जाता। आयताकार प्लॉट जिसका परिमाप 278 मीटर है, उसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ी बाउंड्री की बागबानी ₹20 प्रति वर्ग मीटर की दर से कितनी लागत आएगी? अगर हम कहीं पर कोई फ्लोरिंग करना चाहें तो रेट मिलेगी प्रति फुट, प्रति वर्ग मीटर, प्रति सेंटीमीटर। एरिया की बात करें, केवल फ्लोरिंग, सॉरी वेरी सॉरी, रनिंग में कोई काम करें, गलत बोल गया मैं। अगर थोड़ा भी कंसंट्रेशन वीक होता तो गड़बड़ हो जाती है। रनिंग में कोई काम करें, रनिंग में, तो कैसे होगा? यानी कि केवल परिमाप की बात हो और क्षेत्रफल की बात हो, यानी फ्लोरिंग की बात हो, तो लंबाई चौड़ाई दोनों होगी। तो रेट कैसे मिलेगी? स्क्वायर सेंटीमीटर, आपका स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर। और वॉल्यूम की बात हो, कोई चीज भरने की बात हो, तो वही चीज क्यूब में मिलती है, क्योंकि आपका वॉल्यूम 3 डायमेंशन का होता है, 3 डायमेंशनल। एरिया आपका 2 डायमेंशनल होता है, जबकि आपका जो केवल परिमाप की बात करें वो सिंगल डायमेंशन होता है। तो यहां बात हो रही है, ये आपका एक आयताकार प्लॉट है जिसका परिमाप 278 मीटर है। अब परिमाप का मतलब है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी, इसकी जानकारी नहीं उपलब्ध, लेकिन इसके बाहर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, और इस रास्ते की जो बनाने की रेट आ रही है वो 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर आ रही है। तो आपको पता लगाना है खर्चा कितना है। आपको तो ये एरिया पता लग जाए कि ये एरिया कितना है, उसको 20 से मल्टीप्लाई करके खर्चा तो निकाल लेंगे। आप देखिए बहुत सारे लोग इसमें क्या आंसर देते हैं कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता कि क्या आंसर होगा, जबकि मैं कहता हूं निर्धारित किया जा सकता है। क्यों निर्धारित किया जा सकता है? ये परिमाप 278 का मतलब है, आप ध्यान दीजिएगा, इस परिमाप 278 का मतलब है आप इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना मिलेगा आपको? 139 मीटर। क्या है बताइए? लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई आपकी 139 है। आप कितनी भी लंबाई ले लो इसमें से और कितनी भी चौड़ाई ले लो, कितनी भी, उत्तर पर फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए आपने ये लंबाई ले ली 100 और चौड़ाई ले ली 39, तो ये भी 100 है और ये भी 39 है। आप इसको कुछ और कर सकते हो, जैसे इसको 80 कर लो तो ये 59 हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप एक बात बताइए मेरे को, ध्यान से समझिएगा। इस 100 के बाजू में ये जो मैंने डार्क करने की कोशिश की है,
रास्ता 1 मीटर चौड़ा है, क्या ये 100 वर्ग मीटर नहीं हो गया? बताइए। इस 100 के बाजू में ये 100, इसको भी मैंने डार्क करने की कोशिश की है, देखो जरा ध्यान से, क्या ये 100 नहीं हो गया? बताइए। अगर अपन यहां बात करें, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर हम यहां देखें, अटेंशन दीजिए, ये वाला पार्ट देखिए जरा, मैंने कलर चेंज किया, क्या ये जो मैंने एरिया किया ये क्या 39 नहीं हो गया? 39 मल्टीप्लाई 1। और क्या ये वाला भी 39 नहीं हो गया? 39 मल्टीप्लाई 1। अगर ये 100 की जगह 80 होता और ये 59 होता तो भी 80 प्लस 59 टोटल तो वही होता 139। अब इन सबके बाद में क्या बच गया वो देखिए जरा। अगर इन सबके बाद में हम बचने की बातचीत करें तो हमारे पास ये वाला एरिया बच गया, देखो। और ये वाला जो एरिया बच गया, वो वाला एरिया कितना बच गया आपके पास? ये वाला एरिया बच गया 1, ये वाला भी 1, ये वाले भी 1 और ये वाले 1। यानी कि ये टोटल मिलाकर के जो 278 है, 278 मल्टीप्लाई 20 तो करोगे, साथ में ये एक एक और है, तो आपका टोटल जो है 282 मल्टीप्लाई 20, 28 का दुगना 5600, तो 5600 ये 20 है, 20 5640 रुपए, 5640 रुपए आपके जो है आंसर निकल कर आता है 5640। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पर आंसर ऑप्शन होगा 5640, ऑप्शन नंबर बी। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, डजेंट मैटर, मिलाकर के दोनों 139 होना चाहिए, क्योंकि परिमाप 278 है। अब आप आपके सामने देख पा रहे, इसके सापेक्ष ये 100 वर्ग मीटर, ये 100 वर्ग मीटर, ये 39, ये 39, तो 278 वर्ग मीटर तो ये हो गया, और एक एक चारों कोनों में बच गया, तो टोटल मिला के 282 282 स्क्वायर मीटर है, और एक वर्ग मीटर की रेट है 20 रुपए, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। मेंशुरेशन का बहुत ही आसान सा सवाल मुझे लगा। प्रश्न संख्या 17 पर आइएगा। 4 साल पहले श्याम की उम्र राम की उम्र की 3/4 थी। कोई कहे मैं किसी दोस्त की तुलना में 7/8 कमाता हूं, इसका मतलब 7/8, मैंने कहा 8 हमेशा बेस होता है, वो 8 करोड़ कमाता है तो अपन 7 करोड़ कमाते हैं, और मैं कहूं कि मैं उसकी तुलना में 11/5 कमाता हूं, तो अगर वो 5 अरब कमाता है तो मैं 11 अरब कमाता हूं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ये मैंने आपको सिखा रखा सब कुछ परसेंटेज के अंदर। अब इधर देखो, 4 साल पहले श्याम की उम्र राम की उम्र की 3/4 थी, तो एक तरफ श्याम है एक तरफ राम है, और 3:4 का रेशो आ गया। लेकिन ये कब का रेशो है? 4 वर्ष पहले, और कुछ भी नहीं कहा जाए तो ये सारी तुलनाएं आज से होनी चाहिए। आप सीरियसली लीजिए पेपर्स को। अभी मैं रेलवे के करवा रहा हूं, आगे एसएससी के कराऊंगा, जब बैंक के एग्जाम्स आएंगे तो बैंक के कराऊंगा, स्पेसिफिक एग्जाम के स्पेसिफिक आपके मॉक टेस्ट से आपको फायदा मिलेगा। बस आप करते क्या जाओ, जहां जहां अटक रहे हो वहां पीछे जाओ और सेशंस को देखो और उससे अपने आप को इंप्रूव कर लो, बहुत अच्छा तरीका है। अब देखो 3/3:4, 4 साल बाद, याद रखना 4 साल पहले की बात आज से हो रही है, आज से 4 साल पहले और आज से ही 4 साल बाद। 4 साल बाद श्याम की उम्र राम की उम्र का 10/13 होगी, यानी 10:13। ये कब हो गया भाई? 4 वर्ष बाद। आपको मैंने सिखा रखा है रेशो एंड प्रपोर्शन में, ये रेशो का ही एक पार्ट है, मान के चलिए कि अगर भाई देखो ये आज से 4 साल पहले की बात है, ये बात अगर कोई 2021 की हो रही है तो ये 2017 की बात है, सेम डेट और मंथ, और अगली बात हो रही 2025 की, तो अंतर कितना हो गया? 8 साल। तो आपको मैंने कह रखा है, रेशो में सिखा रखा है कि अगर अंतर दोनों में बराबर समय का है तो रेशो में अंतर पक्का बराबर होगा। लेकिन यहां पे तो अंतर हो रहा 3 से 10 यानी कि 7 का अंतर है, और यहां 4 से 13 ये तो आपके 9 का अंतर है, तो यह 7 का ये 9 का ये नहीं चलेगा। तो इसका क्या तरीका बताया था? इसका सिंपल सा तरीका बताया था कि इनका जो अंतर है उसको नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। अब 3 और 4 का अंतर तो 1 है, तो 1 को क्या करोगे, लेकिन इनका जो अंतर है वो कितना है? 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो नए रेशो आ जाएंगे, और नए रेशो क्या आगे बताइए? 10 और क्या बताइए? 12। अब आपके सामने जो रेशो आगे 4 साल पहले के आगे 10 और 12, और 4 साल बाद क्या आगे? सॉरी 9, वेरी सॉरी, ये 10 का आ गया, ये 9 है ना भाई, 3 × 3 9 है, और ये 4 × 3 12 है, तो 9 और 12 आ गए, और 4 वर्ष बाद क्या आ गए? 10 और 13।
तो आप देखिए बहुत क्लियर कट है कि 9 से 10 हो गया और 12 से 13 हो गया, कितना बड़ा 1, और 1 की वैल्यू क्या आ रही है बताइए 8 साल। क्योंकि अगर दो चीजों में अंतर बराबर बराबर आता है तो रेशो में अंतर बराबर आएगा। इसके कई सारे सेशंस मैंने ले रखे हैं। आप देखो 1 का मतलब 8, तो सवाल क्या पूछा गया है, श्याम की वर्तमान उम्र क्या है। आप देखिए श्याम इधर वाला है, ये राम है इधर, ये इधर वाला पहले वाला है श्याम, श्याम पहले वाला है, तो श्याम की उम्र की बात हो रही है, तो श्याम की वर्तमान उम्र की बात हो रही है। तो आप देखिए अगर इसकी आज उम्र 8 साल है भाई, सॉरी रेशो में 1 का मतलब कितना है 8, 1 का मतलब 8 है, तो 8 9 कितना हो गया 72, यानी 4 साल पहले श्याम की उम्र 72 थी और राम की उम्र कितनी थी 12 8 96 96 थी। लेकिन एक कब थी, ये 72 और 96 कब थी 4 साल पहले, और आज कितनी है आप देखिए, अगर आज की बात करेंगे, आज 4 साल पहले की बात है, आज की बात करेंगे तो 72 प्लस 4 कितना होगा 76, और 96 प्लस 4 कितना होगा 100। तो राम की उम्र होगी 100 और श्याम की होगी 76, और 4 साल बाद की पूछे तो ये हो जाएगी 80 और ये हो जाएगी 108। तो आज की तारीख में श्याम की उम्र 76 होगी, ऑप्शंस में नहीं है, कोई बात नहीं, गलती से या तो आप ऐसा कर लीजिए ऑप्शन चेंज कर लीजिए, शाम की जगह अपन राम की पूछ लेते हैं, यहां पर बाद में राम है, पहले शाम और शाम पहले है राम बाद में, तो अपन शाम को हटाकर राम कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में आप राम की उम्र निकालेंगे तो 100 साल हो जाएगी। आज की उम्र कितनी है 100 साल है। और दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको यही सारी चीजें ऑप्शन से करना भी सिखाया है। आप एक बात बताइए मेरे को, कॉमन सेंस लगाइए, आज क्या ये उम्र सही आ रही है जो मैंने हाईलाइट कर दी, ये शाम की उम्र है और ये राम की उम्र है। अगर ये सही है, अगर ये सही है तो 4 साल पहले 72 और 96 थी, और 72 और 96 थी तो 3 और 4 अनुपात होने चाहिए। यस 24 थी या 72, 24 4 96। अगर ये सही है तो 4 साल बाद 10 और 13 होने चाहिए, 4 साल बाद 80 और 108, 8 से काटिए तो मैं 104, 104, आज थोड़ा लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, 4 साल बाद 4 4 जोड़ेंगे तो 80 और 104, 8 से काटेंगे तो 10 बार कटेगा और 8 से काटेंगे तो 13 बार कटेगा। तो ऑप्शन से भी हम बहुत बार प्रूव कर सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या है सही तरीका है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, 2 चीज 3 चीज 4 चीज में अगर अंतर बराबर समय का है तो रेशो में भी अंतर बराबर समय का होगा, और नहीं दिया तो आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आइएगा, 18 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी का परिमाप 64 सेंटीमीटर है और उसकी भुजा बीसी 20 सेंटीमीटर है। बीसी एडी बी ए सी का समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर है, आई इन सेंटर है, अंतः केंद्र ए आई और आई डी का अनुपात 20 है, 44 20 11 5। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। जरा देखिएगा ध्यान से सारे के सारे स्टूडेंट्स, क्या है ये बात, बोर्ड पे देखो सब लोग। एक ट्रायंगल है ए बी सी, वर्टेक्स कहीं भी बना सकते हो, कहीं भी ए बी सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बट जो बना दोगे वो फाइनल होगा। इसका परिमाप 64 है, बीसी 20 सेंटीमीटर है, तो ये बीसी जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ये वाला बीसी 20 सेंटीमीटर है। एडी जो है वो बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर है, एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, तो बी ए सी एंगल ए को 2 बराबर भागों में जो बांटे वही एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये एडी एंगल बाइसेक्टर है। उसने कहा आई इज द इन सेंटर, आई कहीं ना कहीं होगा, इस पर कहां होगा हमें पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं होगा, यहां पर आई ये इन सेंटर है। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ ए आई, फाइंड द रेशियो ऑफ ए आई, और साथ में क्या बताइए आई डी, ए आई और आई डी। अब आपको मैं यहां तो कैसे बता सकता हूं, आपको मैंने बहुत डिटेल में ये थियरम प्रूव कर रखी है, आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड कि अगर ये वाला एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों साइड्स का सम चाहिएगा, ये वाला एंगल बाइसेक्टर तो इन दोनों का सम चाहिएगा, ये वाला एंगल बाइसेक्टर तो इन दोनों का सम चाहिएगा, और उसका रेशो चलेगा सामने वाले के साथ। तो ए आई और आई डी इसका रेशो हमेशा क्या आएगा, ये जो एंगल है इसको जिन दोनों साइड्स ने मिलाया है उनका दोनों का सम। अब इन दोनों का सम तो पता ही नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, पूरे ट्रायंगल का पैरामीटर कितना दिया 64, उसमें से ये वाला 20 है, तो ये मिलाकर 44 नहीं होगा क्या, बताओ, सम तो पता है ना भाई, 64 पैरामीटर है, ये 20 है, तो ये 44 बच गया।
तो इन दोनों जो एंगल ए है जिसका बाइसेक्टर है, इन दोनों के बाजू वाली साइड जिन्होंने मिलकर इसको बनाया उसको सम कितना हो गया 44, तो ए आई हो गया 44 रेशो में, और बाकी क्या मिलता है हमें, सामने वाली जो साइड बच जाती है 20, यही रेशो आते हैं और ये बनते हैं 11 और 5। और ये मैंने आपको ज्योमेट्री के सेशंस में बहुत ही अच्छे से प्रूव कर रखा है माइन्यूटली। ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस के लिए मैं सलाह दूंगा आपको कि रेलवेज के अलावा भी मैंने सेशंस लिए हुए हैं बहुत सारे, है ना, आपको उनको देखना चाहिए, आपको लर्निंग बहुत बहुत अच्छी मिलेगी, बारीकी से मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 19। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 10 है और ए बी जो है वो 4 है, ए की पावर 4 और बी की पावर 4 ये आपसे पूछा गया है, ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4। देखिए जरा आप ध्यान दीजिएगा सारे के सारे स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां बात करूं 10 का स्क्वायर 100, 16 32 132 आंसर है। आपको ये अलजेब्रा का बेसिक है, बेसिक आपको ये आना चाहिए, आपको ये पूछा गया है तो आपको यही चाहिए और इंफॉर्मेशन ये दी है, तो डेटा में आंसर चाहिए और डेटा तो यही अवेलेबल है, तो इसको मैं कैसे इसमें कन्वर्ट करूं ये बात है। एक बात जरा मुझे बताइएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर इसका मैं होल स्क्वायर कर दूं तो ये ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2 ए बी रहेगा, तो यहां पर मैं प्लस करूं 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको मैं क्या ऐसा कह सकता हूं या नहीं ये बताइए, टेल मी। क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अवेलेबल है या ए बी अवेलेबल है, जबकि पूछा मेरे से ये है, इसको मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 तो वो हो जाएगा, और जो माइनस आएगा उसको इस प्लस से करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला मतलब यही है, तो ये तो मैं ला नहीं सकता क्योंकि ये तो मेरे को पता ही नहीं है, बट ये मुझे पता है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और 2 ए बी की वैल्यू कितनी है 4, तो ए बी का स्क्वायर ही तो है ये, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 का दुगना कितना होता है 32, 100 में 32 जोड़ो तो कितना आता है 132, 132 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइएगा, क्या कह रहा है, ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर, इस तरह से जरा देखिए, प्रश्न को पढ़ते ही पता लग जाता, अगर आपने थोड़े भी मेहनत की है ना, थोड़ी भी तो मतलब रीजनेबल तो करनी पड़ेगी, पढ़ते ही पता लग जाएगा क्या आगे बात हो रही है। पी क्यू आर में पी क्यू, ये पी क्यू और पी आर क्रमशः एस और टी बिंदुओं को प्रोड्यूस करती है, तो पी क्यू तो एस को प्रोड्यूस करती है और पी आर टी को प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ाइए। उसने कहा एंगल एस क्यू आर और टी आर क्यू के द्विभाजक एंगल बाइसेक्टर यू पर मिलते हैं, तो एस क्यू आर ये एंगल का बाइसेक्टर, एस क्यू आर एंगल क्यू का बाइसेक्टर, और दूसरा क्या है टी क्यू आर, टी आर क्यू इसका बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर कहां मिलते हैं बताइए, यू पर मिलते हैं। ये मैंने थ्योरम पढ़ा रखी है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और इंटरनल भी पढ़ा रखी है और बहुत ही बारीकी से बता रखी है कब प्लस होता है कब माइनस होता है। सवाल क्या है देखते हैं, क्यू यू आर ये कितना दिया 77 डिग्री, ये उसने गिवन है 77 डिग्री, तो आपसे पूछा क्या एंगल पी, ये पूछा गया 13 दूनी 26, आंसर ए होगा। ये आपसे पूछा गया क्या होगा, आपको मैंने ये थ्योरम से सिखा रखा है, प्रूव कर रखा है कि ये कैसे आता है, ये आता हमेशा 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 करेंगे तब जाकर आपको ये मिलेगा, ये मैंने प्रूव कर रखा, अभी हम बात नहीं कर सकते इस बारे में। तो आप देखो 90 डिग्री में से कितना डिफरेंस है 13, तो 13 कैसा है होगा, इसका आधा भी तो क्या होगा अपने ए का, तो ए का मतलब है ये ऊपर वाला, अब यहां पर ये पी है, यहां पर ये क्या दे रखा बताओ पी, फॉर्मूले में अपने ए की तरह ए बी सी बनाकर के सीख रखा है, वरना आप समझ पा रहे हैं यहां पर कि 90 डिग्री माइनस ये पी बाई 2 है, तो ये 90 और 77 का अंतर कितना है 13, तो 13 का दुगना कितना होगा 26। इतनी बारीकी से हम ज्योमेट्री में कर चुके हैं कि अब बात करना मुझे लगता है मुनासिब नहीं है, क्योंकि एक एक चीज एक एक थ्योरम पे डिपेंड करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एक पार्ट पता है तो दूसरा आसानी से निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए जरा ध्यान से, एक आपको लाइन ग्राफ दिया गया है,
मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि डीआई के जो बेसिक चीजें हैं, चाहे टेबल हो, लाइन ग्राफ हो, बार चार्ट हो, पाई चार्ट हो, मिक्स क्वेश्चंस हो, उनके सेशंस देखेंगे अगर आप, तो आपको बेसिक्स पता लगेंगे। हालांकि जो मैंने सेशंस बनाए हैं रेलवेज के लिए वो मॉडरेट लेवल तक हैं, यानी बहुत एडवांस नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में जो आ सकता है उसका पूरा कवरेज है। इधर देखो क्या बोल रहा है वो, आपको यहां पर 3 कंपनियां हैं और कंपनियां देखो, ये रही कंपनी ए, बी और सी, 3 कलर में मौजूद है, येलो, ब्लू और ग्रीन। और इसने कहा कि 3 कंपनियों का जो 93 से 99 तक के लिए जो सेल है, 93 से 99 तक का सेल है, उसका डेटा दिया गया है। एट ए ग्लांस देख लिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंपनी सी के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत सालाना बिक्री, सी का मतलब है ग्रीन कलर वाली, ये कलर वाली, कंपनी बी की औसत सालाना बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है, और बी का मतलब है ये ब्लू वाली। आपको मैंने ये कई बार सिखा रखा है कि जैसे देखो एक बार बोर्ड पे देखना, वैसे तो मैंने बता रखा है लेकिन फिर भी चलो, 100 जो है मान लो ये 5 सालों का है तो औसत क्या आएगा 20, और 125 5 सालों का है तो औसत क्या आएगा 25। तो मैं कहूं इसके औसत का इसके औसत से क्या प्रतिशत है, तो 20 25 का कितना प्रतिशत है, 80% है। अगर दोनों में ही 5-5 साल थे तो मैं 5 से डिवाइड नहीं करता और सीधा देख कहता कि 100 125 का कितना प्रतिशत है, तो भी आंसर वही आता। तो अननेसेसरी 5 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। बारीकी के लिए फिर मैं कहूंगा सेशंस देखिए। अब यहां पर आइए, आपको क्या चाहिए, कंपनी सी का एवरेज। एवरेज मत निकालो, टोटल निकालो। ये सी रहा, टोटल निकालने का भी तरीका बता रखा है, या तो प्रॉपर तरीके से टोटल कर लो या कुछ मानकर प्लस माइनस कर लो। अब देखो यहां मैं देखूं तो ये 80 नजर आ रहा है मुझे, 120, ये दोनों 120, ये 240, यहां पर बात करूं 320, यहां बात करूं 420 और यहां तक 560 हो गया ये। तो सी का टोटल मेरा 560 आ गया, और बी का टोटल ये ब्लू कलर में 60, 150, 270, यहां बात करूं तो 360 और 420, यहां पर जाकर 500 और यहां पर 600, तो 560 और ये 600 आ गया। तो आप जरा देखिए कितने साल है ये, 7 साल। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि 560/7 इसका औसत आएगा और 600/7 इसका औसत आएगा, और इसका औसत इसके औसत का कितना प्रतिशत है, यही समझाने की कोशिश की। बहुत ही शॉर्ट में, डिटेल में तो पहले कर चुका, अब आप सीधा यही करो, 560 600 का कितना प्रतिशत है, 0 से 0 हटाओ, 4 से काट दो, तो 14-15 का कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा 14/15। अगर आप मेरे कैलकुलेशंस के सेशन देखेंगे तो 14/15 किसी भी चीज का आंसर प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और हम 14/15 मल्टीप्लाई 100 कभी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे इसको, अगर ये 15/15 होता तो 1 हो जाता, 1 का मतलब 100% होता, 1/15 करेंगे इस तरह से, ये सिखा रखा है मैंने। 1 का मतलब होता है 100% और इसका मतलब होता है 6 सही 2/3%। 6 में भी बता रखा है 6 समथिंग मतलब 7 घटाओ तो 93 1/3% है, और ऑप्शंस में अगर हम देखें तो डेसिमल्स में तो 93 1/3 को बोलेंगे 93.33%। इस तरह से हम कर सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा ये सेशंस आपको देखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइएगा, जरा देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक सा क्वेश्चन है। इसने कहा PQR में PQ की वैल्यू दी है, एंगल Q 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जरा ध्यान दीजिएगा, जो एंगल Q है वो 90 डिग्री है। PQR, PQ कितना है, ये PQ 2√6 ट्रिग्नोमेट्री मैंने कंप्लीट करवा रखी है। कंप्लीट मतलब अच्छे से करवा रखी है, बहुत अच्छे से अच्छे स्तर तक की आपको करनी चाहिए। ये PQ आपके पास अवेलेबल है, एंगल Q दिया है, और PQ माइनस QR 2 दिया हुआ है, यानी कि ये PQ इस QR से ये क्या बनाया, PQR, ये R है भाई, PR, ये PR है और ये QR है, तो PR बड़ा है इस QR से। तो अगर आप इसको X मानो तो इसको X माइनस 2 मान लो, और इसको X मानो तो इसको X प्लस 2 मान लो। मैंने आपको अनेकों बार बताया कि प्लस के मैं ज्यादा फेवर में रहता हूं बजाय माइनस के। तो सिचुएशन कैसे बैठती है,
हाइपोटेनियस x प्लस 2 का होल स्क्वायर किसके बराबर है बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस 2√6 के होल स्क्वायर के बराबर है। अब या तो हम क्या करें, इसको सॉल्व कर ले पूरा, या फिर हम हिट एंड ट्राई कर सकते हैं। हिट एंड ट्राई में जरा देखिए, एलएचएस बराबर आरएचएस, इस x की वैल्यू भी नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन x की वैल्यू मतलब आंसर में नहीं चाहिए, x की वैल्यू तो आ जाएगी, फिर हमें ये चाहिए sec p और tan p। ये निकालना मुश्किल काम नहीं है, आपको सिर्फ ये मालूम चलना चाहिए x कितना है पहले। तो आप देखो, अगर मैं यहां पर 2 रखता हूं तो 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 होता है। और यहां तो बात करें, एक बात बताओ मेरे को, इसका स्क्वायर सोचो, 2 का स्क्वायर 4 है, और ये √6 से 6 बनाओगे तो 24 तो अकेला यही हो गया, 24 तो अकेला यही हो गया ना। तो 24 में कुछ जोड़ना और है, तो 2 से तो मतलब ही नहीं बनता, 3 से भी नहीं बनता। 4 की बात करें तो 4 + 2, देखो 3 बनाऊंगा तो 3 + 2 5 होगा, अब 3 बनाऊंगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। 4 की बात करूंगा, 4 + 2 4 से ये 16 बहुत बड़ा हो जाएगा, जबकि ये 36 ही रह जाएगा। 16 प्लस यहां पर 24 40 हो जाएगा। 5 में बात करें तो 7 49, और ये 25 49, ये बनता है। x की वैल्यू 5 हिट एंड ट्राई से आती है, नहीं तो प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हो। मैं मजबूर हूं, मेरे को बार बार कहना पड़ता है कि डिटेल में हम नहीं जा सकते मॉक टेस्ट के अंदर, उसके लिए क्लासेस आपको देखनी चाहिए जो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर x की वैल्यू 5 नजर आई तो ये 5 है और ये 7 है, बात खत्म। और करने के लिए क्या बचा मुझे बताओ? सेक आपको पता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस का रेसिप्रोकल मतलब क्या? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस, लेकिन p के लिए ध्यान रखो, तो p के एंगल से देखोगे तो इसके सामने हमेशा क्या मिलेगा आपको? याद रखना, हमेशा परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के सामने होता है, ये तो बेसिक बातें। तो हाइपोटेनियस तो कॉमन रहने वाला है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सेक p का मतलब हाइपोटेनियस तो 7 रहने वाला है, और बेस की बात करूं तो बेस p के लिए ये वाला रहेगा 2√6। आगे क्या लिखा हुआ है? 10p, p की बात हो रही है यहां पर, तो यहां पर बात करेंगे क्या बताइए? बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर सामने दिख रहा है 5, और बेस कितना दिख रहा है? 2√6। तो यहां पर 7 + 5 12, और नीचे 2√6 है। 12 को आप 2 से काट सकते हो 6 बार, और 6 को √6 से काट सकते हो, √6 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये कितना दिख रहा है? 12/2√6। ये 2 से 6 बार कटता है, और 6 को भी √6 से काट सकते हैं, √6 बार। तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, एक बहुत ही आसान सा लेकिन अच्छा क्वेश्चन। अगर आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज है, क्वाड्रेंट्स मैंने बहुत ही बढ़िया से पढ़ा रखे हैं, 2 से 3 सेशन लिए केवल क्वाड्रेंट्स को लेकर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जरा ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर तो खैर मैं बात करूं -2 है, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखते समझ जाएंगे। जरा देखिए एक बार, थोड़ा मैं आपको प्रूव करता हूं। यहां पर हमारे को कहीं पर भी इस a की वैल्यू पता नहीं है। ये a मतलब a हो सकता है, थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, गामा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। a वेरिएबल है। अब जरा देखो, अगर मैं यहां बात करूं आपको, तो tan a सिखाने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूं, चूंकि रेशो 1 बनाना पड़ेगा, तो cot a का रेसिप्रोकल क्या होता है? tan ही होता है। तो इसको मैं 1/10 बोल सकता हूं, बताइए है कि नहीं? और बराबर 2 है। अगर ये एलसीएम 10 लेते हैं तो ये स्क्वायर बन जाएगा, तो मैं कह सकता हूं tan स्क्वायर a प्लस 1 उधर ले जाइए 2 tan a। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा सब लोग, tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a प्लस 1 बराबर 0। क्या मैं यहां पर tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर बोल सकता हूं बराबर 0? आप जरा देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप जरा देखिए, आपकी मजबूरी होगी यहां पर कि tan a को आपको 1 मानना पड़ेगा, तभी यह प्रूव होगा। और tan की वैल्यू कहां पर 1 होती है? 45 डिग्री पर। tan की वैल्यू कहां पर 1 होती है? 45 डिग्री पर। तो आपको यह पता लग गया कि a की वैल्यू क्या है? a थीटा भी हो सकता है भाई, इसको tan थीटा बोलता तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो a का पता लग गया, a 45 डिग्री है या नहीं? अब इधर देखिए, इसका मतलब कितना हो गया? 135 डिग्री। tan 35 और ये कॉट भी कितना है? 135 डिग्री। मैं डिटेल में कैसे जा सकता हूं? संभव ही नहीं है। अभी तो मैं शॉर्ट में बता सकता हूं। ये सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों की दोनों 90 + 45, 90 + 45, हमेशा 90 या 90 के मल्टीपल्स, यानी 270 की बात कर रहा हूं मैं,
90 या 90 के मल्टीपल्स में हमेशा रेशो को चेंज करना होता है, और क्वाड्रेंट कौन सा है ये देखना पड़ेगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव मिलता है आपको, है या नहीं मुझे बताइए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव मिलते हैं। क्वाड्रेंट्स में देखिए आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, ये 90 प्लस 135 है, डिटेल में नहीं बता रहा मैं, 90 प्लस 45 है, तो आपका ये कॉट 45 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? कॉट 45 रह जाएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से ये माइनस में जाएगा, तो कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन माइनस में रखना पड़ेगा मुझे। और ये जो कॉट 135 है, ये भी 90 प्लस 45 है, तो कॉट का 10 बनेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 भी नेगेटिव होता है, तो ये भी -1 बनेगा। -1 कितना हो गया? -2। मेरी मजबूरी है, इसको मैं डिटेल में नहीं ले सकता, आपको जाना ही पड़ेगा सेशंस के अंदर। इसका आंसर है -2। थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो ये कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, आप यूं ही कर सकते हैं। क्वेश्चन 24 देखिएगा, 24 नंबर प्रश्न, बस आज के आखिरी के 2 बहुत बढ़िया प्रश्न। अगला वाला इससे भी शानदार आने वाला है। इधर देखिए, अगर आपको कभी भी ये फॉर्मेट नजर आता है, अगर आपको कभी भी ये फॉर्मेट नजर आता है, तो हमारे पास करने का सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही तरीका है। आपको रेशनलाइजेशन करना है और कुछ नहीं करना। √3 - 1, √3 + 1 कैसे करते हैं? आप ये नीचे वाला पार्ट जो है इसे खत्म करना चाहते हो, तो √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एक समान संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या होगा? a + b, a - b, तो a² - b², 3 - 1 कितना बनेगा? 2। और यहां पर क्या बनेगा? ये √3 - 1 का क्या बताइए? होल स्क्वायर। और बराबर ये ऐसे कैसे है? अब इसकी वैल्यू आपको चाहिए तो जरा देखिए, क्योंकि इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना मेरे पास, इसको यूज करने के अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और रेशनलाइजेशन करने के अलावा कोई तरीका नहीं है। नो वे। अब इधर देखिए सारे के सारे स्टूडेंट्स, देखो अगर मैं इसको खोले कि ये तो मैंने इस पार्ट को सॉल्व किया है, इसके बराबर ये है, तो अब अपन इसकी बात करें तो जरा देखो, a - b का होल स्क्वायर क्या? a² यानी कि 3, b² कितना? 1, -2 √3 डिवाइड में कितना बताइए? 2, बराबर आपको जो लिखा है वो लिख दीजिए, a + b √3। आपके ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये PYQ से उठाया मैंने ये वाला क्वेश्चन, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप इधर देखिए, 4 - 2 √3, 2 नीचे है, 2 कैंसिल करेंगे, 2 से काट सकते हैं ना, 2 कॉमन लेकर के, तो क्या बचेगा? 2 - √3, ऊपर से 2 कॉमन ले सकते, तो क्या बचेगा? 2 - √3, 2 से 2 काट दीजिए, बराबर a + b √3। मुझे एक बात बताइए, आपको मैंने ढेरों बार क्लासेस में सिखा रखा है, क्या इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता? a की वैल्यू क्या निकल कर आती है? 2, और b की वैल्यू क्या निकल कर आती है? b की वैल्यू निकल कर आती है -1। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, बताइए। अगर a की वैल्यू 2 आएगी, ये रहा, अगर b की वैल्यू -1 होगी तभी ये रहा, क्योंकि यही वैल्यू निकल कर आई है और यही उसने दे रखा है। तो आपको a और b की वैल्यू अगर आ गई है, तो क्या a² + b² नहीं आ जाएगा? 5 आंसर है, 5, ऑप्शन नंबर डी। a तो वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, और b कितना? -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। 4 + 1 कितना होगा? 5, और 5 हमारा क्या होगा बताइए? आंसर होगा। 5 विल बी द राइट आंसर। उम्मीद है आप समझ पा रहे। क्वेश्चन आज का आखिरी सवाल, और बहुत ही बढ़िया प्रश्न। एक संस्थान में कर्मचारियों के वेतन को 16.2/3% बढ़ाया जाता है, और उनकी संख्या में 33.3% की कमी की जाती है। कुल खर्चे पर प्रभाव बताइए। सबसे अच्छा तरीका, ये ओल्ड खर्चा है, ये न्यू खर्चा है। आपको मैंने ये परसेंटेज में बहुत ही प्यार से सिखा तो रखा है। वैसे 16/2/3 का मतलब क्या होता है? 1/6 बढ़ गया, तो पहले 6 था, तो अब कितना हो गया? 7। पूरी एक क्लास ले रखी है इसके ऊपर। पहले 6 था, तो अब कितना हो गया? 7। कर्मचारियों की संख्या 1/3 कम हो गई, तो पहले 3 थी, तो अब कितनी हो गई बताइए? 2, क्योंकि कुल उनकी संख्या में 33/3 की कमी की जाती है, तो पहले 3 थी तो 1 कम हो गई, तो 2 रह गई, तो 6 × 18। पहले खर्चा 18 होता था, तो अब 14 रह गया। तो आपने खर्चे पर क्या प्रभाव डाला? इसको रेशो में काट दीजिए, 2 से 9 था तो 7 रह गया, 9 था तो कितना रह गया? 7 रह गया खर्चा। दोबारा देख लो, संस्था के कर्मचारियों के वेतन में इतना बढ़ाया,
तो वेतन पहले 6 था तो अब 7 हो गया, और उनकी संख्या में 33 1/3% की कमी कर दी। तो कमी कर दी तो उसका मतलब क्या है, पहले 3 था तो अब कितने रह गई संख्या 2। तो पहले खर्चा कितना होता था 6 3 18, अब खर्चा कितना होता है 7 दूनी 14, 2 से काट लो तो रेशो पहले 9 खर्चा होता था अब 7 ही होता है। तो आपने कहा कि खर्चे पर प्रभाव क्या पड़ा, कम पड़ गया, कम हो गया 2 किस पर बताइए, 9 पर। 1/9 कितना होता है 11 सही 1/9, तो ये क्या होगा 22 सही 2/9% खर्चे में कमी होगी। ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, गलती हो रही है कहीं ना कहीं, कोई बात नहीं, आप पहले ऑप्शन को काट करके कर लो, 22 सही 2/9%। यहां पर मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही कर रहा हूं, मैंने चेक कर लिया अच्छे से, कोई तकलीफ नहीं है। ये 6 से 7 हो रहा है और ये 1/3 कम हो रहा है तो 3 से 2 हो रहा है, तो ये खर्चा हो रहा है 18, ये हो रहा है 14, रेशो 2 से काटे तो 9 और 7 बनता है। पहले 9 खर्चा होता था तो अब 7 खर्चा होता है, कमी हो रही है 2 की और कमी हो रही है 9 पर, तो ये 2/9 होगा, गलती से 1/9 बन गई ऑप्शंस के अंदर, तो आंसर होगा 22 सही 2/9%। उम्मीद करता हूं इस सेशंस में आपको फायदा मिल रहा है। मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में, जो मैंने ये बना रखा है शेड्यूल, कि वीक में आपको 2 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, आपका रीजनिंग का आपको मिल रहा है वेडनेसडे को और मैथ्स का मिल रहा है आपको फ्राइडे को। इसको धीरे धीरे अपन बढ़ाते, लेकिन 2 तो हमेशा रहेंगे जब तक एग्जाम्स चलते रहेंगे। हमेशा आप फिक्स कर लीजिए कि हर बुधवार को आपको रीजनिंग का मॉक टेस्ट मिलेगा, और अगले वीक से मैंने आपको क्या कहा, एक बार अपन रेलवे वाले मॉक टेस्ट रोकेंगे और अपन एसएससी वाले शुरू करेंगे, वापस इनको शुरू कर लेंगे। बट कुछ पेपर वो करना जरूरी है क्योंकि वो एग्जाम सामने है और इनकी डेट्स अभी नहीं है। ठीक है, आप चीजों को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। और परसों संडे को जो सेशन मिलेगा आपको सुबह 10 बजे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप फैला करके अधिकतम लोगों में शेयर करके आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।